इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश दौरा, कांग्रेस पर किया जमकर हमला, बोले भाजपा ने जंगल राज किया कम। यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया संदेश, बोले उत्तराखंड ने देश में सबसे पहले लागू किया यूसीसी। मसूरी में भारी बर्फबारी से ढका शहर, बर्फबारी से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। उत्तराखंड में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के अंतर्गत 7 कैंप का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री की जन केंद्रित पहल ने बढ़ाया जनता का विश्वास। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मथुरा से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में और अन्य राज्यों में पूर्व में अराजकता और जंगल राज था, जिसे भाजपा सरकार ने समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ने सभी राज्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि देश में 3 बार भाजपा की सरकार बनने में कार्यकर्ताओं की मेहनत का बड़ा योगदान है। बिहार में अगर जंगल राज था तो यहाँ पर भी उस अराजकता की सरकार थी, जिसको हमारी नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका बड़ा देन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है, कि इन कार्यकर्ताओं ने अपने समय का संघर्ष किया और उस संघर्ष के बल पर आज देश में अपनी सरकार बनी। और एक बार नहीं, 3 बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राज्य में बनारस से लेकर हम कह सकते हैं अयोध्या से लेकर और आज काशी की इस नगरी में भी, काशी के और मथुरा के इस नगरी में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का एक एक सनातनी व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है कि ऐसी सरकार हमने बनाई है जो सनातन के परंपराओं को जीवित रखकर आगे बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने केवल सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को ही मजबूत नहीं किया है, आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गाथाओं को भी आगे बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे कई और अन्य एक्सप्रेसवे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पटरी पे अब देश के उत्तम राज्यों में ही नहीं, विदेश में जो ऐसी सड़कें दिखती थी, आज उत्तर प्रदेश में भी वैसी सड़कें दिख रही हैं। ये एक बड़ा श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है और योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। लेकिन मित्रों, हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति को, एक एक वर्ग को, एक एक क्षेत्र को छूने का काम करते हैं, आज हम लोगों ने उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज भी स्वच्छता का अभियान एक एक गांव में चल रहा है। लोगों के अंदर जो 2014 में उन्होंने जिसकी शुरुआत की थी, आज आम जनमानस के व्यवहार का विषय बन गया है। ये स्वच्छता क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी की जो देन है, उससे आज भारत का हर जनमानस जुड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि जिस भारत के बारे में लोग
तरह तरह की बातें करते थे, आज भारत वो स्वच्छता के नाम पर जाना जाता है, स्वच्छता के प्रतीक के रूप में आगे उभर रहा है। ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का यह उत्तर प्रदेश में पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं और कार्यकर्ताओं के लिए यह गर्व का अवसर है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर सकें। उनका सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के स्वागत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, जिला प्रभारी अशोक कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री निर्मल पांडे जी, महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, विधायक मथुरा श्री श्रीकांत शर्मा जी, विधायक गोवर्धन ठाकुर मेघनाथ सिंह जी, माननीय सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी, माननीय विधायक श्री पूरण प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अक्षय पात्र वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के अध्यक्ष श्री चंचला पतिदास जी, अनंत वीर दास जी, कैवल्य पतिदास जी, अर्कुर कृष्ण दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने के उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन है और वह भी उनका आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस लीला भूमि वृंदावन से प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। 5 बार बिहार विधानसभा में पाटलिपुत्र से विधायक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी विभिन्न पदों का आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के उपरांत अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नितिन नवीन जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नया दायित्व दिया है
और उस नए दायित्व के उपरांत आज उनका ये प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब यहां के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां पर स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के 1 वर्ष पूरे होने पर 27 जनवरी राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसे सबसे पहले लागू करने का कार्य उत्तराखंड के लोगों ने किया और अब इसका 1 साल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि राज्य में लागू यूसीसी से समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित हो रहा है और ये उत्तराखंड के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। यूसीसी को पूरा 1 साल होने जा रहा है सर, क्या किस प्रकार से 1 साल को हम देखते हैं? देखिए, ये 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की भी गंगोत्री पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देगी। मसूरी में शुक्रवार को सुबह से हो रही बर्फबारी ने पूरे शहर को सफेद चादर में ढक दिया था। स्थानीय लोगों व पर्यटकों के चेहरे पर खुशी ला दी। व्यापारियों का कहना है कि बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय को फायदा होगा और वीकेंड में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना भी है। फिलहाल मसूरी पूरी तरह से बर्फीली सुंदरता में ढकी नजर आ रही है। दरअसल मसूरी में इस बर्फबारी ने चारों ओर पहाड़ियों और सड़कों को मनोहारी दृश्य बना दिया है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों के लिए मौसम किसी सौगात से कम नहीं है। पर्यटक भी बर्फ में खेलते तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और जेसीबी मशीनों से सड़कों पर बर्फ हटाने का इंतजाम जारी है। देखिए, सबसे पहले तो पूरे शहर वालों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत शुभ दिन है। आज बसंत पंचमी भी है और जिसका हम लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आज इस शुभ दिन पे आज यहाँ पे बर्फबारी हुई है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत भी है। और आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी व्यापारी हैं यहाँ पे और जितने भी होटलियर्स हैं, जितने भी हमारे छोटे बड़े जितने भी व्यापारी हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। हम लोग बहुत लंबे टाइम से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बर्फबारी में पूरे देश का पर्यटक मसूरी की ओर आकर्षित होगा। और मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहती हूँ पर्यटकों को कि आप आएँ, आपके लिए मसूरी सुरक्षित है और आप यहाँ मसूरी की वादियों में इस बर्फ का आनंद उठाएं। निश्चित रूप से मेरी एसएसओ से भी बात हुई है कि आप जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको आप सुचारू रखिएगा। दूसरा मेरा निवेदन है उन सभी टूरिस्टों से भी कि जो आप लोग अगर अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो आप थोड़ा सुरक्षित तरीके से अपनी गाड़ियां चलाएं, क्योंकि बर्फ़ में फिसलन भी है, जाम की स्थिति भी है। कई जैसे लंडौर हमारे मलिंगार वाली रोड जो बंद है उस वजह से बाईपास होते हुए आना पड़ रहा है, तो वहाँ भी जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बावजूद उसके भी जैसे मॉल रोड पे अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो पालिका वहाँ पे जेसीबी लगा करके उसको बर्फ़ को हटाएगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बार बर्फ़ ऐसी पड़ जाए जो जिससे लोग आएँ और उस बर्फ़ का आनंद उठा पाए। बहुत ही लंबे समय के बाद मसूरी की हसीन वादियों में आज बर्फबारी का लुत्फ समस्त पर्यटक हमारे नागरिक ले रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी बधाई दूंगा जो इस दशक की पहली बड़ी बर्फबारी मसूरी में देख रहे हैं। ये एक ज़माना था जब बहुत बर्फबारी पड़ती थी मसूरी में, लेकिन आज एक फिर 2026 में बहुत अधिक बर्फबारी मसूरी में हो रही है। इसका लुत्फ समस्त पर्यटक नागरिक सभी ले रहे हैं। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, चाहे वो हमारे छोटे व्यापारी हों, हमारे होटल स्वामी हों, हमारे होम स्टे संचालक हो, टैक्सी संचालक हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो। सबको एक उम्मीद है कि इस बर्फबारी से
बहुत भारी मात्रा में पर्यटक आएंगे, और पर्यटक जब आएंगे तो अर्थव्यवस्था में सबको सुधार मिलेगा, सबको सहायता मिलेगी। और मैं ये भी चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार जो अपनी हर तरीके से तैयार है कि कोई भी पानी बिजली की कोई कटौती ना हो, कोई परेशानी ना आए, रोडें दुरुस्त रहें, रोडें चालू रहें, और इस बर्फबारी का मज़ा हर पर्यटक, हर नागरिक ले। और इस बार की बर्फबारी जम्मू कश्मीर के बाद सबसे अधिक और अच्छी बर्फबारी जो उत्तराखंड में हो रही है वो मसूरी में हो रही है। तो आप सभी का स्वागत है, सभी को बहुत बहुत बधाई है इस बर्फबारी। थैंक यू कहना चाहेंगे। बर्फबारी शुरू हो गई है और टूरिस्ट का फ्लो भी अब लगातार बढ़ेगा, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, जैसे मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था इसमें कि बर्फबारी की संभावना है, उसी क्रम में आज बर्फबारी हुई है। तो अतिरिक्त पुलिस बल भी नियुक्त किया गया है और पीएसी भी नियुक्त की गई है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी प्रयास होगा हमारे स्तर से किया जाएगा। कहीं ना कहीं जाम एक स्थिति बन पाएगी, बर्फबारी और जाम दोनों एक चुनौती रहेगी आपके लिए, तो क्या मैनेजमेंट पूरा कर लिया आपने? जी कर लिया। मुख्यतः यहाँ पे अब ट्रैफिक की ही व्यवस्था करनी है हमने शुरुआत में, क्योंकि बर्फ़ अभी कच्ची बर्फ़ है तो ज़्यादा गाड़ियों के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहेगी। बाद में अगर जब बर्फ़ जम जाती है सड़क पे तब गाड़ियों के फिसलने की संभावना रहती है, तो उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई। जेसीबी वगैरह भी तैनात करवा रहे हैं आप? जी जी। टूरिस्ट को क्या बोलना चाहेंगे सर, क्योंकि धनौल्टी की तरफ काफ़ी भीड़ रहेगी, तो उसकी तरफ? देखिए, मेरा तो सभी टूरिस्ट से यही है कि आप इसका एंजॉय करें, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना है। बर्फ़ गिर रही है, फिसलन बढ़ गई है, तो अनावश्यक इधर उधर ज़्यादा मूवमेंट न करें। हरिद्वार में रावली महदूद क्षेत्र में कथित डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक नवजात शिशु की मौत हो गई है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्षेत्र में इस घटना के बाद आक्रोश और दहशत का माहौल है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अवैध क्लिनिक और फर्जी डॉक्टरों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दिस इज रावली महदूद और रोशनाबाद क्षेत्र में लंबे समय से कई अवैध मेडिकल स्टोर और क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जहां बिना डिग्री और लाइसेंस के इलाज किया जा रहा है। 22 जनवरी 2026 की रात कथित डॉक्टर सतवीर द्वारा की गई लापरवाही के कारण नवजात शिशु की जन्म के तुरंत बाद मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी फैली, स्थानीय लोग क्लिनिक के बाहर जमा हो गए। आरोपी डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गया है। मोनिका क्या मामला था? 7 महीने का बच्चा था। 6 महीने का लड़का मेरा था। 7 महीने का बच्चा था। डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर का नाम का मुझे नहीं पता। वो यहीं रहता है, उसको तो मैं निकलवा दूंगा। गाड़ी का नंबर है उसके मेरे पास, उसको तो उठवा दूंगा मैं घर से। उसने इंजेक्शन लगा दे मेरे लड़के के। आखिर क्या मामला हुआ? बच्चा खांसी जुकाम आती है, डॉक्टर इंजेक्शन को मना करते हैं। इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगा दिया, मना करते हैं। इंजेक्शन लगा दिया। आपका क्या नाम है? कोमल सिंह। क्या मामला था? मामला ये था कि बच्चे को 2-3 दिन से खांसी जुकाम आ रहा था। अच्छा, डॉक्टर जो आप ले गए थे, डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर सतवीर। अच्छा, क्या उन्होंने क्या इंजेक्शन दिए? क्या दिया? इंजेक्शन लगाए और जिनका बच्चा था उनको इंजेक्शन लगाने से मना किया। अच्छा, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, बच्चे की हालत खराब हो गई, बच्चा तुरंत। तो क्या बच्ची अभी जो है सही हफ्ते में या फिर नहीं है? खत्म हो गई। खत्म हो गए। क्या आप डॉक्टर की लापरवाही कहोगे? डॉक्टर की लापरवाही के नाम की एफआईआर दर्ज करवा दी हमने। अच्छा, क्या मौके पे कोई पुलिस प्रशासन है? पुलिस प्रशासन अभी आया था। तो मौके पे जो बच्चे वो भाग गया दुकान बंद करके यहाँ से। जो बच्चे का मौत हुआ था, क्या पुलिस प्रशासन अपने कब्जे में जो है शिशु जब बच्चे प्रशासन ने अपने कब्जे में ले गया? सरकार हमने डॉक्टर से कहा कि हमें रुक जा, हम अभी अपने बच्चे को दिखा रहे हैं। वो दुकान बंद करके भाग गया। बुढ़ा सा बुढ़ा वो दुकान बंद करके भाग गया। तो अब अगर आपको इंसाफ, बच्चे की जान ले ले, अगर आपको इंसाफ नहीं लगेगा तो क्या करोगे आप? मैंने तो इतना रुपया लगाया। हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसे पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस ने पीड़ित के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मामलों में पोक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई बढ़ा दी है। इस सफलता से पुलिस की तत्परता और नाबालिकाओं की सुरक्षा पर उनके संकल्प का संदेश मिला। दरअसल हरिद्वार बुग्गावाला में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी प्रताप पुत्र राजकुमार ने बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में बीएनएस बनाम प्रताप पंजीकृत किया गया। एसएसपी हरिद्वार के निर्देशों के तहत महिला और नाबालिग मामलों को गंभीरता से लेते हुए बुग्गावाला पुलिस ने गहन छानबीन की और 12 घंटों के भीतर नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मामले में पोक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई बढ़ा दी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन केंद्रित पहल जन की सरकार जन जन के द्वार ने अब तक 30.4
56 लाख से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया है। बता दें शुक्रवार को 7 कैंप का आयोजन किया गया। कैंपों के माध्यम से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेंशन, प्रमाण पत्र और शिकायत निस्तारण जैसी सेवाएं सीधा जनता तक पहुंच रही है। इस अभिनव पहल के तहत सरकार सीधे जनता के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित कर रही है। शुक्रवार को आयोजित 7 कैंपों में 2,933 नागरिकों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी सेवाएं और समाधान प्राप्त किया। अब तक कुल 452 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस पहल ने प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत किया और जनता का सरकार पर विश्वास और गहरा किया। यूपी के हापुड़ में थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की गश्त के दौरान गौकशी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 बदमाश घायल हुए और 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार बदमाश चकरोड़ इलाके में गौकशी की फिराक में थे। पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान उनके कब्जे से एक जीवित प्रतिबंधित पशु, 3 अवैध असलहा, जिंदा व खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार और पशु कटान के उपकरण बरामद किए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में आज दिनांक 23 जनवरी 2026 को थाना गढ़मुक्तेश्वर की टीम पलवाड़ा से बागड़पुर के रास्ते पर रात्रि गश्त व चेकिंग कर रही थी, जब नीहनेड़ तिराही के पास में एक संदिग्ध स्कॉर्पियो खड़ी दिखी, जिसकी रोशनी में कुछ अभियुक्तों के द्वारा गौकशी करने का प्रयास किया जा रहा था। जब पुलिस ने नजदीक जाकर देखा तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जब जवाबी फायरिंग की गई तो उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है व 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार घायलों के नाम बबलू पुत्र जमील निवासी मुरादाबाद, शहजाद पुत्र इरशाद निवासी रामपुर, 2 अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम तौफीक पुत्र मुबस्सर अली निवासी रामपुर, सुरजीत यादव पुत्र भीमसेन निवासी रामपुर बताया जा रहा है। इसमें बबलू के ऊपर 3 दर्जन मुकदमे, शहजाद के ऊपर 2 दर्जन, तौफीक और सुरजीत के ऊपर 1-1 दर्जन मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं, जिसमें गौकशी और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी शामिल हैं। इनके पास से 1 सफेद रंग की स्कॉर्पियो, 3 तमंचे, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा गौवंश, गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। घायलों को CHC रवाना कर दिया गया है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा में संभागीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और परमानेंट लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली के आरोपों को लेकर शुक्रवार को 30-40 एजेंटों ने जमकर प्रदर्शन किया। एजेंटों का आरोप है कि ड्राइविंग टेस्ट केंद्र में आवेदकों को जानबूझकर फेल किया जाता है, जिससे लोग मजबूरन परमानेंट लाइसेंस के लिए अधिक रकम देने को विवश होते हैं। दरअसल मामले में एजेंटों का कहना है कि सरकार द्वारा नई ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 350 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 50 रुपये निर्धारित है। वहीं परमानेंट लाइसेंस की सरकारी फीस 1000 रुपये है, जिसे ऑनलाइन करने पर 1050 रुपये लिए जाते हैं। बावजूद इसके आगरा में लाइसेंस बनवाने के नाम पर 4300 से 4500 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले पर RTO प्रशासन के विनय कुमार ने बताया कि नई SOP के तहत ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है और नियमों का पालन करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में बसपा नेता विपिन दीवान ने अपनी दावेदारी मजबूत करने हुए बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती से आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह जाटव ने भी हापुड़ पहुंचकर विपिन दीवान से मुलाकात की और 2027 के चुनाव की तैयारी के लिए सभी धर्म और जाति के लोगों के बीच भाईचारा बनाकर काम करने का आगाह किया है। इस अवसर पर विपिन दीवान और उनके समर्थकों ने विक्रम सिंह जाटव का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। ये माननीय बहन जी द्वारा बनाए गए हमारे पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय विक्रम सिंह जाटव जी को हापुड़ आगमन पर हमारे ऑफिस पर आए और मुझे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं इलेक्शन से संबंधित, कैसे कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे कैसे पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा के ले जाना है और उन पर किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच में जाएंगे और किस तरह से आप जो है कामयाबी हासिल करेंगे? बहुजन समाज पार्टी का एक ही नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसी पे हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे।
तो किस तरह का प्यार लोगों से मिल रहा है? लोगों से इतना प्यार मिला कि मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। 27 की चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति तैयार की गई है? क्या कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश हैं और क्या मुद्दे हैं जिसके आप जनता के लेकर बीच में जाएंगे? अभी जो हमारी पार्टी ने दिशा निर्देश दिए हैं वो ये है कि भाईचारा कमेटी को जोड़ने का और लोगों के बीच जाने का। गोंडा में टीम यंग लॉयर्स ने शनिवार को यूसीजी बिल 13-1-26 के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व राजकुमार द्विवेदी अधिवक्ता ने किया। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए राष्ट्रपति को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए राजकुमार द्विवेदी ने बताया कि इस कानून के पारित होने से स्वर्ण समाज को नुकसान होगा और यह स्वर्ण विरोधी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस बिल को जल्द वापस नहीं लेती है तो अधिवक्ता समाज बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। आज आपने कोई ज्ञापन दिया है, किस मुद्दे पे ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? जी, पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। राजकुमार द्विवेदी, एडवोकेट, संयुक्त सचिव बार एसोसिएशन गोंडा। ये 13 जनवरी 2026 को सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कुछ संशोधन लेकर के आई है जो कि सवर्ण विरोधी झलक रहा है और सवर्ण को अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं प्रदान किया जा रहा है और जो कमेटी होगी उन्हीं लोगों की होगी। इस बात को लेकर के यूजीसी के बिल का हमने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है। अच्छा, जो ज्ञापन सौंपा है इसमें आपको भविष्य में यदि कोई संशोधन नहीं दिखाई पड़ता है या बिल इसमें आगे क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? जी, ये संघर्ष का पहला कदम है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि वापसी ना हो जाए। मेरा प्रयास यही रहेगा, बाकी सरकार से लड़ा जाएगा। कौन से ऐसी बिंदु है जिसको लगता है कि हाँ ये समय विरोधी है या ऐसा क्या लग रहा है आप लोगों को? समता समानता का अवसर और कैंपस में दुर्व्यवहार जात के आधार पर, जन्म के आधार पर और दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यदि आज तक सरकार को नहीं लगा कि भेदभाव हो रहा था, यदि भेदभाव आज तक हुआ होता तो क्या प्रधानमंत्री जी आज उस जगह पर होते या राष्ट्रपति जी उस जगह पर होती? ना जाने कितने एससी, ओबीसी, एसटी से हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं, ना जाने कितने अधिवक्ता हैं, ना जाने कितने टीचर हैं और ना जाने कितने हर सेक्टर में तो पर्याप्त लोग हैं। समानता का अवसर मिल रहा है। यदि भेदभाव हुआ होता या उनका शोषण हुआ होता तो शायद ये स्थिति आज के परिदृश्य में ऐसी ना होती। तो किस तरह का जैसे रणनीति आप भविष्य के लिए, क्या रणनीति रहेगी आपकी? भविष्य के लिए रणनीति क्या है? विरोध करना है मुझे, विरोध करते रहेंगे जब तक हो सकेगा। मैं तो प्रयास करूंगा कि बिल की वापसी हो या उसमें ऐसा अमेंडमेंट हो जिससे सवर्ण विरोधी ना हो, सवर्ण को भी अपनी बात रखने का अधिकार मिले और कमेटी में ऐसे लोगों को भी रखा जाए। नहीं तो जो अभी मैंने पढ़ा है बिल में ऐसा प्राविधान है कि शिकायतकर्ता का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, वो टेलीफोन से भी शिकायत कर सकता है। ऐसी दशा में तो कोई चाहे छोटी मोटी लड़ाई हुई या द्वेष भावना से भी कोई कॉल करके शिकायत कर सकता है। तो कमेटी जो होगी, कमेटी 15 दिन के अंदर उसे नोटिस देगी, नोटिस में जवाब मांगेगी और ये लगता है तो प्रथम दृष्टया ही FIR दर्ज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तो बात रखने का भी अधिकार नहीं मिलेगा व्यक्ति को, बच्चे को, ठीक है। और 30 दिन की फिर अपील है, 45 एक छोटा सा मामला हो जाता है तो व्यक्ति कितना परेशान होता है और पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट लाइफ है, भविष्य की बात है। यदि उसके ऊपर FIR हो जाता है तो कितना पजेड होगा। ऐसे में विरोध जायज है हम लोगों का और ये होना चाहिए, सवर्ण विरोधी है। गोंडा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले में परिवहन विभाग ने बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत 2 पहिया वाहनों चालकों को हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया गया। दरअसल गोंडा आरटीओ ने शुक्रवार को परिवहन कार्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को यातायात नियमों का 100% पालन करने की शपथ दिलाई। इसके बाद जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। गुरु नानक चौराहे पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही सुरक्षित
गति, लेन अनुशासन और अन्य यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने आम जनता को फूल देकर प्रोत्साहित किया ताकि लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन कर सके। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।